हेलो बेटा, क्या हाल चाल है? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। आ जाओ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं बेटा। केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आ जाओ बेटा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमको ये बताती है कि किसी भी एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा कैसे। जो कोवैलेंट बॉन्ड हमने बना रखा बेटा, उसमें देखो कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने देखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड तीन तरह का हुआ करता था। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहा करते थे बेटा। डबल में हम लोग देखते थे कि एक सिग्मा हुआ करता था, एक पाई हुआ करता था। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा होता था, दो पाई होता था। तो अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें इस चीज को बताती है कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बनते क्यों हैं। चलिए जरा कुछ देख लेते हैं, थोड़ी सी बातें सीखते हैं बेटा। हाइड्रोजन एटम लेते हैं, दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों आपस में जुड़ गए। दोनों के जुड़ने से क्या बन गया? H2। कोई दिक्कत तो नहीं आता बेटा? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो हमें पता है बेटा कि यस जो होता है हमेशा स्फेरिकल होता है, तो ये हमने यस बना लिया। ये देखो दूसरा वाला एस ऑर्बिटल हमने बना लिया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया बेटा। यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इन दोनों ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल जो है किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते हैं, इनके जुड़ने में कौन सा फोर्स काम करता है, इसी को हमें डिराइव करके देती है कौन? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आपस में जुड़ते हैं बेटा, और याद करो यही चीज, यही पार्ट हम लोगों का क्या कहलाता था? सिग्मा बॉन्ड। अगर ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई है, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमारे बॉन्ड यानी एटम्स के बीच में बॉन्ड किस प्रकार से बनता है इसके बारे में बताती है। तो याद रखना बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा कि गिवन बाय हिटलर, जर्मनी वाला हिटलर नहीं बेटा, तानाशाह नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है हिटलर एंड लंदन। तो सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बेटा किसने दिया था? हिटलर और लंदन ने। इसमें थोड़ी सी कमी थी बेटा, जिसको मॉडिफाइड किया था, एंड मॉडिफाइड बाय पाउली एंड स्लैटर। इन दोनों ने इसे मॉडिफाइड किया था। अब ये हमसे बताती क्या है बेटा? तो ये कहती है कि अगर हमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप कराना जरूरी है। जब तक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे तब तक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ covalent bond half filled atomic orbitals must be overlap to each other। पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा बेटा? इन्होंने कहा कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप कराना बहुत जरूरी है। अगर, और अभी आपने देखा ना 1s1 आपस में ओवरलैप किया था तो H2 का फॉर्मेशन हो गया था, H और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया था बेटा। तो बॉन्ड बनाना है अगर, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप कराना बहुत जरूरी है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे तो कभी भी उनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट नंबर 2,
रेस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन present in valence orbitals formed multiple bond। ये कह रहे हैं कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बन गया उसके बाद भी अगर बैलेंस सेल में, बैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड नहीं बनाए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस तरह का बॉन्ड बनाना चाहेगा बेटा? मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहेगा। मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? हो सकता है कि वो डबल बॉन्ड बनाए, या हो सकता है बेटा वो कौन सा बॉन्ड बनाए? ट्रिपल बॉन्ड बनाए। बोलो, इतनी बातें समझ में आई? अब बात आती है कि ये जो बॉन्ड बने हैं बेटा, ये दो तरह के बनते हैं। देखो, इस बॉन्ड के बनने में जो फोर्स अप्लाइड होती है, हम ये देखते हो कितने तरह के फोर्स अप्लाइड होते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, in the formation of chemical bond, a force, two type of forces are applied। केमिकल बॉन्ड के बनने में कितनी तरह के फोर्स अप्लाइड होते हैं बेटा? दो तरह के फोर्स अप्लाइड होते हैं। सबसे पहला ए, जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहा जाता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात आती है कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच लगता है? तो कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच, और दूसरे न्यूक्लियस पहले इलेक्ट्रॉन के बीच। अभी समझाता हूं ये कैसे बना। दूसरा कहते हैं कि फोर्स अप्लाइड होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। दूसरा फोर्स कौन सा होता है बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है? देखो, पहले न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच, और पहले इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखो कैसे बेटा, अभी मैंने क्या लिया था? हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस लिया था, यहाँ पे ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो, क्लियर होगी बातें? अब सोचो, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? माइनस। इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है बेटा? माइनस है। तो देखो, जब दोनों इलेक्ट्रॉन घूम के सामने आएंगे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन सामने आएंगे तो इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये दूर भागना चाहेंगे। जब ये दूर भागेंगे बेटा, तो इसके बीच कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बोलो, बात समझ में है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहूं कि ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब सोचो कि यही इलेक्ट्रॉन घूम के पीछे चला है, ये इलेक्ट्रॉन घूम के बेटा यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व होते रहते न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब देखो, पहला न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस, ये दोनों आमने सामने हो गए। न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों आमने सामने हुए, दोनों के बीच क्या शुरू हो जाएगा? रिपल्सन। तो देखो, पहला न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन है, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन है। तो रिपल्सन फोर्स समझ में आ गया किसके किसके बीच लगेगा? पहले न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस, पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच। अब हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो देख बेटा, यहाँ न्यूक्लियस रहा, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस रहा, ये इलेक्ट्रॉन। अब कुछ ऐसा हो जाए कि पहले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे दूसरे वाले का न्यूक्लियस, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे बेटा पहला न्यूक्लियस,
तो पहला न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दूसरा न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हुए नजर आएंगे, यानी ये दोनों बेटा एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आएंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो यहाँ किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो हमें किसके बारे में बताती है कि एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता कैसे है। बॉन्ड जब भी बनेगा बेटा, बॉन्ड के बनने के लिए हमेशा याद रखना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये H का ऑर्बिटल, ये H का ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जब तक आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी ओवरलैप टू ईच अदर। अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, देख बेटा ये हाफ फील्ड है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 1 है अभी पर, तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप करना बहुत जरूरी है। अगर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे बेटा तो कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात, रेस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी अगर उसके बावजूद भी बैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा बेटा बनाता है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में या तो डबल बॉन्ड बनेगा या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बोल बेटा, क्लियर हो गई बातें यहां तक। इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड के बनने में 2 तरह का फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्शन किसके बीच होगा बेटा, पहला न्यूक्लियस दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूक्लियस पहला इलेक्ट्रॉन। रिपल्सन किसके किसके बीच होगा, पहला न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बातें, इतनी बातों को नोट करो फिर आगे चलते बेटा। एक पॉइंट और बचा, पहले इसको नोट कर लो। आजा बेटा, एक पॉइंट बचा हुआ है लास्ट वाला, देखो जो मल्टीपल बॉन्ड हमारा बन रहा है बेटा, कहते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स डिफर इन द pattern that atomic orbitals are overlap to each other। कह रहे हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बन सकता है बेटा, अगर हम उसके बीच डिफरेंस निकालना चाहें तो डिफरेंस निकाल सकते हैं किस पैटर्न में, जिस पैटर्न में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम पहली बात करें तो कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा किससे, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से। सेकंड पॉइंट क्या है, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड किससे बनता है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड किससे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। चलिए आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशन है, हम लोग पढ़ेंगे कि कहां पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम नहीं करती है। तो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहां पर काम करती, कहां पर नहीं। पहला पॉइंट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, हाफ फील्ड जो जुड़ रहे हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए।
हाफ फिल्ड हो जाएंगे बेटा, तो हाफ फिल्ड हो गया यानी एक इलेक्ट्रॉन है किसी में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों जुड़ गए तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को नहीं बताती है कि वो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल बना हुआ है वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता पाती बेटा। दूसरा पॉइंट, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। बेटा ये कार्बन के टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तीसरा पॉइंट हम कहते हैं कि इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? इतनी चीजों को नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप होता कैसे है, इस बात को पढ़ते हैं। आजा बेटा बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो देखो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं सबसेल। ये हो गया बेटा सबसेल, ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यहां हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां हो गया शेप। बात कर लेते हैं सबसे पहले एस सबसेल की। तो एस सबसेल की बात करें बेटा तो इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं एक ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल को हम एक डिब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ सिंगल बॉक्स बना देंगे, ये ऑर्बिटल हो गया। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 2, इसका शेप होता है स्फेरिकल और ये उसका न्यूक्लियस रहा। बात करें पी ऑर्बिटल पी सबसेल की, तो पी सबसेल में कुल होते हैं 3 ऑर्बिटल, इसलिए बेटा इसे हम लोग 3 बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें देखो हमेशा याद रखना एक सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहाँ ऑर्बिटल कितने हैं बच्चा 3, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। और पी का जो शेप होता है वो डंबल की तरह होता है और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। अब हम बात करें बेटा डी सबसेल की। डी सबसेल की बात करें तो डी सबसेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, इसलिए हम लोग इसे कितने बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 5 बॉक्स से। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10 और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है डंबल की तरह, डबल डंबल। तो ये उसका न्यूक्लियस होता है बेटा। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? यहाँ पे हम बात करें तो ये एफ सबसेल की बात करते बेटा। एफ सबसेल में कुल ऑर्बिटल कितने होते हैं 7। तो देखो यहाँ पे ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई बेटा 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कुल कितने ऑर्बिटल हुए 7। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 14। याद रखना ये नॉन डिफाइंड है, अभी इसकी शेप डिफाइंड नहीं है, हमको ये पता नहीं है कि इसका शेप वास्तव में होता क्या है 3 डायमेंशनल शेप है, पूरी तरह से ये बिखरा होता है 3D स्पेस में, तो इसलिए इसका शेप नहीं बनाया जाता है। बोलो क्लियर हो गई बातें? यस सबसेल में कितने ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, शेप कैसा होता बेटा स्फेरिकल। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल 3, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6,
शेप कैसा होगा बेटा, डंबल की तरह। डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5। 5 देखो, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ऑर्बिटल में कितने भरेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और शेप कैसा होता है लल्ला, डबल डंबल की तरह। अगर एफ सब सेल की बात करें तो इसमें कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 14। और शेप अभी तक इसकी डिफाइंड नहीं है। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आ गई? जरा इसको नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा। तो आपको पता चल गया कि यह सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, शेप कैसा होगा। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, शेप कैसा होगा। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, शेप कैसा होगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना होता है बेटा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपको लेक्चर मिल चुका है बेटा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके बाद आपको लेक्चर मिल चुका है हाइब्रिडाइजेशन का। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लेक्चर आपको नहीं मिला था, बस इस लेक्चर को उससे अटैच करना था मुझे। आपको पढ़ाया जा चुका है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करते बेटा। एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करने की 2 कंडीशंस होती हैं। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन अगर सेम है ऑर्बिटल का तो ही वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग 2 तरह की होती है बेटा, एक हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है बेटा जिससे पाई बॉन्ड बनता है। हमने आपको बता दिया है कि सिग्मा और पाई में डिफरेंस क्या होता है, किसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है बेटा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर खत्म होती है। इतनी चीजों को आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वीएसपीआर थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी पर। हो सकता है वो लेक्चर आपको बहुत जल्द ही मिल जाए। इतनी बातों को पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।